हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में आपने नर्व्स इक्वेशन पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं नर्व समीकरण से साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था आपने क्लास 11th में पढ़ ली थी, जहां पर जब एक रिएक्शन जब दोनों डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन इक्वल हो जाए, तब रिएक्शन हम बोलते हैं कि साम्य अवस्था में होती है। और साम्य अवस्था स्थिरांक हम कैसे ज्ञात करते थे, ये देखिए। के साम्यावस्था स्थिरांक सांद्रता के पदों में दैट इज कॉल्ड एज के सी साम्यावस्था जो है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सांद्रता के पदों में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पर अगर हम देखें तो जैसे हम नल समीकरण में साम्यावस्था स्थिरांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। एक डेनियल सेल आपको दे दिया गया है जहां पे जिंक की रिएक्शन हो रही है कॉपर +2 से एंड प्रोडक्ट्स आर Zn+2 इन कॉपर। यहां पर अगर हम के देखें तो के का मान क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी प्रोडक्ट्स में चीजें आती है उनको आप ब्रैकेट में लिखते हैं, उनकी सांद्रता लिख के उस पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देते हैं। और जो रिएक्टेंट है उनको नीचे डिवाइड में लिखते हैं और उनकी सांद्रता लिखकर उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उनकी पावर में लगाते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे जैसे जैसे समय गुजरता है जिंक +2 आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। जिंक +2 आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि कॉपर +2 आयनों की सांद्रता घटती जाती है, क्योंकि कॉपर +2 आयन क्या है, ये तो है आपके रिएक्टेंट, अभिकारक, तो ये घटते जाएंगे। और प्रोडक्ट की साइड कौन है, Zn+2, तो इनकी सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, इसी समय सेल की जो वोल्टता है जिसे वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है वो घटती जाती है। और घटते 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 जब रिएक्शन साम्य अवस्था पे आ जाएगी, साम्य अवस्था आती है तो क्या होता है कि दोनों साइड आपको इस तरीके से डबल हेडेड एरो मिलता है रिएक्शन के अंदर, यानी कि रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड में जा रही है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड में भी जा रही है। तो कुछ समय पश्चात आपको क्या पता चलता है, कॉपर +2 एवं जिंक +2 आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, यानी कि यहां पर क्या स्थापित हो जाता है, यहां पर साम्य स्थापित हो जाता है, राइट। और जब साम्य स्थापित हो जाता है तो वोल्टमीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है। ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेना, वोल्टमीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है। इससे ये पता चलता है कि अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो चुका है। ठीक है, अब हम देखें साम्यावस्था पर क्या क्या होता है। E0 चल क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना वोल्टमीटर शून्य पाठ्यांक दर्शा रहा है। टेम्परेचर 25 डिग्री है ही सही। तो अब आपकी नर्व्स इक्वेशन क्या बोल रही थी, ये थी E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय NF लॉग जो भी आपका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही था। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना। E0 सेल क्या हो चुका है आपका, 0। तो E0 सेल साम्य अवस्था पे ये मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। और जहां पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है, जो कि यहां पर के लिखा हुआ है, उसको हम के लिख सकते हैं, यानी कि वो साम्य अवस्था स्थिरांक लिख सकते हो ना, इस पूरी टर्म को के लिख सकते हैं। तो आपके पास फाइनल जो नर्व्स इक्वेशन आएगी साम्य अवस्था के पदों में वो क्या हो जाएगी, E0 सेल, E0 सेल नहीं, E0 सेल तो आपका 0 हो गया, E सेल इज इक्वल टू ये वाली टर्म 0 हो गई, ठीक है, 0.06 अपॉन N लॉग के सी, ठीक है ना। F तो आपने यहां पर ले ही लिया था 0.06, तो सीधी सी बात है आपकी नर्व्स इक्वेशन क्या कह रही थी, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय N लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे को डिवाइड करके रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करते हैं तो हम उसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आपकी जो आ गई है नर्व्स इक्वेशन साम्यावस्था के पदों में वो ये हो गई, E सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन N लॉग के सी, ठीक है। अगर के सी ज्ञात करना है तो क्या होगा, सारी चीजें उधर चली जाएगी, 10 की पावर में N इंटू E0 सेल अपॉन 0.06 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां देखते जाएंगे, देखो E सेल यहाँ 0 हो गया E0 सेल का मान, और ये आपका 2.303 RT अपॉन 2F लॉग ये हो गया। उसको जब सॉल्व करोगे तो 0.06 आ ही जाएगा आपका। तो अब तो फाइनल यही इक्वेशन याद कर लो जो यहां पर आई है वो ये वाली है, ठीक है।
अब ये आपको एग्जाम्पल से समझा रखा है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जिंक +2, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कॉपर +2। यहाँ पर क्या हुआ, ई नॉट सेल का मान 0 हो गया, तो ई सेल इज इक्वल टू आपका 2.303 RT2F, 2 यानी कि n की वैल्यू 2 हो जाएगी, log Zn+2 डिवाइड बाय कॉपर +2। साम्य अवस्था पे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को Kc लिख ही सकते हैं। तो फाइनली आपके पास ये जो आ गया है, इस तरीके से आप कर लेंगे और ये आप रिएक्शन को आप इसको नोट डाउन कर लेना, इस फॉर्मूलाज को। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RTNF log Kc, या आपको ये RT और F का मान अगर 2.303 में मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आपके पास E सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन n, क्योंकि इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 0.06 log Kc। तो ये जो आपके पास समीकरण आई है, सेल के मानक विभव एवं साम्य अवस्था के बीच संबंध को दर्शाती है। इस प्रकार अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक, जिसे अन्य प्रकार मापना संभव नहीं है, सेल के संगत ई नॉट मान से परिकलित किया जा सकता है। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपके 2 मार्क में भी आ सकता है कि नॉन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप बताइए कि किस तरीके से ई सेल और साम्य अवस्था के बीच में संबंध दर्शाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल दिया है, आप इस एग्जाम्पल को घर पे सॉल्व करके देखें। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आस्क मी, आप नीचे कमेंट डाल दीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। ओके, नाउ अब मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपका जो विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में गिब्स ऊर्जा पढ़ी है, अगर नहीं याद है तो प्लीज गो एंड रिवाइज इट। नाउ 1 सेकंड में किया गया विद्युत कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम गैल्वेनिक सेल से अधिकतम कार्य लेना चाहते हैं तो आवेश का प्रवाह उत्क्रमणी करना होगा। अब हमें क्या करना है, ये अंडरलाइन करना है, गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के दर के बराबर होती है। यदि सेल का ईएमएफ E, प्रवाहित आवेश NF एवं गिब्स ऊर्जा डेल्टा G है, तो हम उसके बीच में किस तरीके से रिलेशन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF सेल। अगर आप MP बोर्ड के बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप देखिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस, और इस पर क्वेश्चन आपका बना है। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF सेल। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, अब जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि नीट में आपके क्वेश्चन आते हैं असर्शन एंड रीजन के, कारण और अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन। तो यहाँ ये आप अंडरलाइन कर लें कि इस अभिक्रिया में ई सेल एक इंटेंसिव पैरामीटर है, यानी कि स्वतंत्र प्राचल है, जबकि डेल्टा जी एक मात्रात्मक ऊष्मा गति के गुणधर्म है, यानी कि एक्सटेंसिव पैरामीटर है। तो ये स्टेटमेंट में आया था लास्ट कभी नीट के पेपर में, शायद 2023 में आया था कि आप इनमें से कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो वहां ये आएगा ई सेल एक इंटेंसिव पैरामीटर यानी कि स्वतंत्र पैरामीटर है, और डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव यानी कि मात्रात्मक पैरामीटर है। ठीक है, इसका मान, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ था क्या इन दोनों का मान n पर निर्भर करता है, तो देखो बुक में लिखा हुआ है इनका मान n पर निर्भर करता है। ये मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है, राइट। देखो नीट 2023 हिंदी में ट्रांसलेट करके डाला है आप लोगों के लिए। देखो एक अभिकथन आया है कि समीकरण डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF सेल में डेल्टा जी का मान n पर निर्भर करता है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ लिखा हुआ है देखो इसका मान n पर निर्भर करता है। दूसरा कारण दिया हुआ है ई सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या रीजन भी सही है? हाँ सही है, तो इसका आंसर है हाँ दोनों ही सही है। आपका ए भी सही है और अभिकथन भी सही है और रीजन भी सही है। तो सीधा एनसीईआरटी से आया है नीट 2023 का क्वेश्चन, तो प्लीज आप बुक को ध्यान से पढ़ें, इसलिए हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, तो यहाँ पर फाइनली आपको जो रिएक्शन मिल गई वो ये मिल गई है। एक तो आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे, क्या डेल्टा जी आर इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। ठीक है, अब अगर देखो ये मैंने यही रिएक्शन दी हुई है, इसको NF ई सेल, ई नॉट सेल और RT LN के ये तीनों एक जैसे रिलेशन है। आपको जिससे जिसके बीच में क्वेश्चन पूछा गया आप उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक रिएक्शन दी है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 Zn+2 से कॉपर बना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू NF सेल, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस अभिक्रिया में N का मान कितना आ रहा है 2, तो N का मान 2 आ रहा है, यानी कि डेल्टा जी के आगे लगेगा -2Fe सेल। ठीक है, और अगर आपको ये अभिक्रिया दूसरी दी हुई है, देखो दो अभिक्रियाएं दी हुई है, ध्यान से देखना। पहले वाले के अंदर आपको दी हुई है यहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा है
यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। पर सेकेंड अभिक्रिया जो है नीचे वाली, देखिए एक और क्वेश्चन याद दिया हुआ है, यहां पर 2 जिंक है और 2 Zn+2 है, तो टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहा है, यहां से यहां तक 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो यहाँ n का मान क्या है, 4। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि g का मान किस पर निर्भर करता है, n पर निर्भर करता है। क्यों, देखो दोनों ही रिएक्शन में डेल्टा g है, ठीक है। n एक में 2 दे रखा है, एक में 4 दे रखा है, तो दोनों अभिक्रियाओं के लिए n का मान अलग अलग है। f का मान तो कांस्टेंट है 96500 और ई सेल इन सभी क्रिया के लिए सेम होगा। तो जी का मान अल्टीमेटली निर्भर किस पे करा, एन पर निर्भर करा। तो ये बात यहाँ इन्होंने देखो प्रूव करके दे दी कि जी का मान एन पर निर्भर करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और यहाँ पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। तो फाइनली आपको ये इक्वेशन मिल गई है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF सेल। इस प्रकार ई सेल के मापन से हम एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकी राशि अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। डेल्टा जी समीकरण से हम ना निम्न समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक का भी परिकलन कर सकते हैं। आप डेल्टा जी, अगर आपको याद हो थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में क्लास 11th में भी आपने डेल्टा जी और के के बीच में रिलेशन पढ़ा था, वो यही था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln K, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आ गया, डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 है। एक क्वेश्चन आ गया, देखो जब भी आपके पास कोई बुक आप बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक में एक सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, तो गो विद द सॉल्व्ड एग्जांपल जो उनके अंदर और उदाहरण के लिए दिए होते हैं। वो सॉल्व्ड एग्जांपल आपकी बहुत हेल्प करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से किया कीजिए। देखो डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो जिंक से Zn+2 गए तो डेल्टा जी आपने निकाला, NF सेल, n का मान इस अभिक्रिया में कितना दिख रहा है, 2। आपके पास ई सेल 1.1 दिया हुआ है और f का मान आपको पता है 96500, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस। तो आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हैं, बट बेटर होगा कि पहले आप ये क्वेश्चंस खुद ट्राई करें। जब तक आप थ्योरी पढ़ के उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, सिर्फ आंसर रट लेने से कुछ नहीं है कि बस मैम ने आंसर बता दिया हमने रट लिया, ऐसा नहीं करना है। खुद सॉल्व करना सीखना है। नीट के पेपर खुद ही सॉल्व करने हैं, बोर्ड की बात अलग होती है, पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। नाउ अब आगे चलते हैं, चालकत्व आ गया आपके पास। ये जो पार्ट है इसमें बहुत सारी परिभाषाएं और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, थोड़ा सा रटना टाइप का पार्ट है ये। तो आप बस इसमें परिभाषाएं सब अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद करने लग जाइएगा, ठीक है। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, ठीक है। आपने चालक, सुचालक और कुचालक, ठीक है, और एक अतिचालक, एक अल्पचालक, ऐसे करके आपने पढ़े होंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर्स, ये सब पढ़े होंगे। तो वही वाली चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत अपघटनी विलयन, कोई विलयन विद्युत का चालक है या नहीं, वो अपन यहाँ बात करते हैं। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व पर विचार करने से पहले हम कुछ पदों को परिभाषित करते हैं। पहला पद है प्रतिरोध, हेडिंग डालिए प्रतिरोध, उसकी परिभाषा लिखिए। प्रतिरोध को R से निरूपित किया जाता है, इसे ओम में भी नापा जाता है। इसकी इकाइयां हैं kg मीटर स्क्वायर पर साइमंस क्यूब A स्क्वायर, ठीक है। S पर साइमंस, ये भी एक यूनिट है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लेफ्ट साइड में आपके लिए यूनिट्स लिख रखे, आप इस तरीके से लिख के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पर आपका आ रहा है, तो आई थिंक आप लोगों को फिजिक्स का मुझसे बेहतर ज्ञान है, तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। इसे व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से नापा जा सकता है। आप जैसा कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में परिचित हो चुके हैं। किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध की परिभाषा देखना, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के लोमानुपाती यानी इनवर्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यही इसकी परिभाषा है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहाँ कांस्टेंट आता है रो, इसका नाम है रो, देखो नीचे लिखा है, ग्रीक वर्ड है रो, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, प्रतिरोधकता। तो आपके लिए ये फॉर्मूलाज, ये यूनिट्स और ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ आपको डेफिनेशन लिख लेनी है, यूनिट्स लिख लेनी है, फॉर्मूला लिख लेनी है और रट लेना है, ठीक है, राइट। तो
यहाँ पर जो समानुपाती स्थिरांक, ग्रीक वर्ड रो, जिसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसकी इकाई क्या है? ओम मीटर। ठीक है, ये आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आएंगे कि ये प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, उसकी सूत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो ये देखो विशिष्ट प्रतिरोधकता मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है ओम मीटर। ठीक है, आईयूपीएससी ने इसको प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिरोधकता पद यूज किया है, तो ज्यादातर आपको बुक्स में प्रतिरोधकता लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद भौतिक रूप में किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का वह प्रतिरोध जब ये 1 मीटर लंबा और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हम ये कह सकते हैं 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, या 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओम मीटर। तो ये कन्वर्जन भी देख लो यार, मीटर से सेंटीमीटर, ये तो बचपन से ही आता है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है चालकत्व, कंडक्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय जी। देखो मैंने यहाँ लिखा है 3rd पॉइंट चालकत्व, इसकी यूनिट है सीमेंस, सीमेंस में नापते हैं इसको, या फिर इसको ओम्स इनवर्स, ओम को उल्टा कर दो एमएचओ में भी लिखते हैं, OHM इनवर्स, इसको उल्टा करके लिख दो MHO, और इस तरीके से भी लिखते हैं। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध क्या था? R, उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/R इज इक्वल टू क्या हो गया? कंडक्टेंस, दैट इज G। तो हम इस तरीके से मिल जाते हैं कि चालकत्व इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय प्रतिरोध, यानी कि G इज इक्वल टू 1/R। R का मान आप वहां ऊपर से लेकर आ सकते हो, क्या होता है? रो L/A। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसको एक नया टर्म आ गया आपके पास, छोटा सा K इज कॉल्ड एज कप्पा। ठीक है, तो चालकत्व का ऐसा ही मात्रक सीमेंस है, जिसे S से निरूपित किया जाता है, इसे ओम या MHO भी बोला जा सकता है। प्रतिरोधकता का विलोम चालकत्व या चालकता कहलाते हैं। ठीक है, एक और नई चीज आई आपके पास, चालकता, प्रतिरोधकता का विलोम। प्रतिरोधकता कौन थी? रो। ठीक है, तो आपके पास K इज इक्वल टू 1/रो होता है। ठीक है, इसको आपने क्या बोला? चालकता या विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, और इसको ग्रीक वर्ड के, दैट इज कप्पा, इंग्लिश में कप्पा, हिंदी में कप्पा लिखा हुआ है, एक्चुअली इट इज कप्पा, KAPPA, कप्पा, इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। आईयूपीएससी ने बोला जो भी बोला। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने 4 चीजें पढ़ी है। यहाँ पर भी ये देखो क्या क्या चीजें पढ़ी है, देखो मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में समराइज किया है, आप इनको नोट कर लेना। प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है? L/A। ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आपके पास रो आ जाएगा। ठीक है, ये रो आ जाएगा, रो की यूनिट है ओम मीटर। फिर चालकत्व G आ जाएगा, G इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R। ठीक है, और इसके बाद आपके पास कप्पा आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। तो ये 4 चीजें याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, यूनिट्स याद कर लो, और डेफिनेशन याद कर लो, और इनके सिंबल्स याद कर लो। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया। अब इसके बाद चालकता की बात करें, 42 पेज नंबर में या नीचे वाले पैराग्राफ में आओ, कि हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे जो विलयन हैं उन सबकी चालकता अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ नीचे टेबल दी हुई है अलग अलग, जैसे सोडियम की चालकता अलग, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, विद्युत कांच, ग्लास, टेफ्लॉन। मतलब मैं आपको बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक वायर है, उसकी चालकता अलग है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो विद्युत का चालक ही नहीं होगा। ठीक है, कोई मेटल है, सब क्या बराबर तरीके से विद्युत को चालक करते हैं, विद्युत की चालकता दिखाते हैं? नहीं ना, सबके चालकत्व क्या है? अलग अलग है। तो आप यहाँ देखिए, ये पदार्थ है, ये कुछ विलयन है, हर विलयन की अलग अलग चालकता दी हुई है। यहाँ पर देखो HCl की 3.91 है, तो KCl की 0.14 है। तो हर विलयन या हर पदार्थ की चालकता अलग अलग होती है। अब इसी के आधार पर हम इसको बताते हैं। चालकता के मान में काफी भिन्नता होती है, पेज नंबर 42 पे पढ़ रहे हो, देख लेना। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, या उस ताप और दाब पर भी निर्भर करता है जिस पर इसका मापन किया जाता है। चालकता के आधार पर पदार्थों को चालकों, विद्युत रोधियों और अर्धचालकों में डिवाइड किया गया है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और आपका इंसुलेटर, और एक सुपर कंडक्टर, 4 चीजें आएंगी आपकी। ठीक है, धातुओं एवं मिश्र धातुओं की चालकता बहुत अधिक होने के कारण इनको चालक कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपसे पूछा जाए बचपन में, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि विद्युत के सुचालक चीजें क्या है? लोहा है, ठीक है, कॉपर है, जो वायर है हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर है, वो सब काय के बने? उनके अंदर कॉपर है। ठीक है, तो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालकों का नाम लिखिए, तो आप बोलोगे रबर हो गया, आप बोलोगे वुड हो गया, ये विद्युत के कुचालक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से
अब आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि धातुओं में पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि कोई अधातु का नाम बताओ जो विद्युत की चालक है। बताओ एक अधातु का नाम, सोचो, थोड़ा देर पॉज करो वीडियो, सोचो कि कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक है। सोचो। जो आपके पास पेंसिल होगी, पेंसिल के अंदर जो लीड होती है ग्रेफाइट, वो कार्बन है, कार्बन का एक अपर रूप है, वो विद्युत का सुचालक है। कभी पेंसिल स्विच बोर्ड में मत डाल देना, ठीक है, करंट ही लग जाना है अगर इधर से खुला है तो, ठीक है। हालांकि वो लकड़ी के ऊपर पैक्ड होती है, पर ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो कुछ अधातुएं जैसे कार्बन ब्लैक या कार्बन ग्रेफाइट एवं कुछ कार्बनिक बहुलक, जिन ये भी इलेक्ट्रॉनिक के चालक होते हैं। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि कौन कौन सी धातुएं विद्युत की चालक है। कांच, चीनी मिट्टी, सिरेमिक जैसे पदार्थ, इनकी चालकता बहुत कम होती है या ये विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहलाते हैं। मैंने यहाँ लेफ्ट में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। चालकता के आधार पर पदार्थों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। चालक यानी कि कंडक्टर, अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर, थर्ड इज अति चालक जो कि सुपर कंडक्टर है, एंड फोर्थ वन इज विद्युत रोधी जो कि इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन, अब देखो आपको अर्धचालक के एग्जांपल याद कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना इनको एकदम से। क्या? सिलिकॉन, डोपित सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, जिनकी चालकता चालकों एवं विद्युत रोधियों के मध्य होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे सिलिकॉन, डोपित सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब जो है ये बीच में होते हैं, ना तो ये पूरी तरह चालक होते हैं ना ही ये कुचालक होते हैं, ये मिड में आते हैं, यानी कि इनको अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि आप बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं, उनके अंदर आपके सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। कुछ पदार्थ जिन्हें परिभाषिक रूप से अति चालक, अति सुपर कंडक्टर्स, अति चालक यानी कि आपके क्या होंगे? सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ये शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले होते हैं। ये लाइन अपने पास अच्छे से नोट डाउन कर ही लो। शून्य प्रतिरोधकता और अनंत चालकता किसकी होती है? सुपर कंडक्टर्स की, अति चालक की। पहले समझा जाता था कि केवल धातुएं एवं मिश्र धातुएं ही बहुत कम ताप पर 0 से 15 केल्विन पर अति चालक होती है, परंतु आजकल सिरेमिक मिश्रित ऑक्साइड भी 150 केल्विन पर उच्च तापों पर भी अति चालकता दिखाते हैं, ठीक है। धातुओं में विद्युत चालकत्व को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है और ये निम्न चीजों पर निर्भर करता है। अगर आपके 2 या 3 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व किन पदार्थों पर निर्भर करता है, तो दीज आर दी 3 पॉइंट्स। पहला, धातु की प्राकृतिक संरचना। दूसरा, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो विद्युत का चालन करते हैं। तीसरा, ताप, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उसकी चालकता थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे पर निकल जाते हैं। वैसे ही एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप इधर की तरफ से किसी वायर को करंट सॉकेट में डालेंगे तो करंट अपने आप ही फ्लो करके इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेंगे, इधर तक आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। मैंने यहाँ नीचे ये नोट डाउन करके दिया है, ये आपके बुक में नहीं दिया है, प्लीज आप इस पार्ट को नोट डाउन कर दीजिए। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, यहाँ पे चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक सबके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, प्लीज नोट डाउन, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर मैंने 2 डिफरेंस दिए, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक जो है, इनका जो डिफरेंस है वो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए कि धात्विक चालक कैसे होते हैं और यहाँ पे विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक क्या होते हैं। अगर आपके पास अंतर में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस, यानी कि विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। मतलब अगर कोई विलयन है, उसके अगर आयंस टूट जाए तो वो अपने आयंस में जब टूटता है तो किस तरीके से विद्युत को विद्युत चालन करता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि आपको मैंने दे दिया NaCl नमक, सब जानते हैं। अगर मैंने इसको सॉलिड स्टेट में रखा, आपने नमक के डब्बे के अंदर अगर करंट पास कर दिया तो क्या आपको करंट लगेगा? नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये विद्युत का कुचालक है, ठीक है। पर वहीं अगर आपने नमक को पानी में डाल दिया, जैसे आपने NaCl के अंदर पानी डाल दिया, तो जैसे आपने पानी डाला तो इसका एक्वस विलयन यानी कि जली विलयन बना। जली विलयन में क्या हुआ? Na टूटा Na प्लस आयन में और Cl टूटा Cl माइनस आयन में, और ये दोनों जल के अंदर घुल गए। अब
क्या हुआ, जलीय विलयन में दोनों आयन उपस्थित है, जैसे ही आपने करंट पास किया ये आयन विद्युत का चालन करने लगेंगे, इसे ही हम कहेंगे आयनिक चालकता। ठीक है, तो अत्यधिक शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन अवश्य होते हैं, इसे अल्प चालनता प्रदान करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को पास या करंट को पास नहीं करता है, उसके अंदर थोड़े से आयन्स उपस्थित होते हैं, तभी वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो वे जब किसी विद्युत, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है वो यहाँ लिखी हुई, विद्युत अपघट्य जल में घोले जाने पर अपने आयन विलयन को प्रदान करते हैं। जैसे जल में घोला उसके आयन्स प्रदान हुए आपको, जिससे कि विलयन की चालकता बढ़ जाती है। अब आप डेफिनेशन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता निम्न चीजों पर निर्भर करती है। देखो किन चीजों पर निर्भर करती है, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं आपको, मिलाए गए विद्युत अपघट्य की प्रवृत्ति, उत्पन्न आयनों का माप, उनका विलायक योजन, विलयन की प्रकृति, इसकी शांता, विद्युत अपघट्य की शांता और ताप। तो ये 5 पॉइंट आप याद कर लेंगे कि विद्युत अपघटनी आयनों का चालकत्व तो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम उसे नापेंगे कैसे, तो आयनिक विलयनों की चालकता का मापन कैसे है, तो यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है कि लंबे समय तक आयनिक विलयन में डीसी प्रवाहित करने पर विद्युत अभिक्रियाओं के कारण इसका संगठन परिवर्तित हो सकता है। हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का सही मापन किया जा सकता है, पर किसी आयनिक विलयन के प्रतिरोध मापन में हमें 2 समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब कोई आयनिक विलयन है, अब उसका प्रतिरोध कैसे नापेंगे, तो पहली चीज कि ये दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर विलयन का संगठन बदल जाता है। आपने डीसी करंट पास किया तो उसका कॉम्पोजिशन ही बदल गया, संगठन ही बदल गया, कुछ और ही बन गया वो। दूसरा, उस विलयन को धात्विक तार या किसी ठोस चालक की तरह ब्रिज से नहीं जोड़ा सकता। अब एक विलयन है, विलयन को कैसे एक तार से ब्रिज से जोड़ेंगे, वो तो विलयन है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली समस्या का समाधान कैसे करेंगे, डीसी की जगह हम कौन सा एसी करंट पास कर देंगे। ठीक है, वो तो कर सकते हैं, पर दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, आप वो सॉलिड चीज तो है ही नहीं, वो तो एक विलयन है, उसके अंदर कैसे करंट का पास करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल पात्र बनाया, उस पात्र को कहा जाता है चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल। राइट, चालकता सेल कई डिजाइनों में है, आपको एक डिजाइन यहाँ दिया हुआ है, देखो ये देखो अलग अलग आपको डिजाइन दिए हुए हैं, इस तरीके से चालकता सेल होते हैं। और चालकता सेल जो है, एक तो ये रहा, देखो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि चालकता सेल कैसा होता है, उसका डिजाइन डायग्राम बनाइए, 1 नंबर 2 नंबर में आता है, तो आप लिख देना कि इसमें प्लेटिनम ब्लैक से विलोपित प्लेटिनम को विद्युत रासायनिक विधि द्वारा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित किया जाता है। और अगर इसका काट का क्षेत्रफल a, इसकी लंबाई l होती है, तो आपके पास R आ जाएगा, प्रतिरोध R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए या L अपॉन कप्पा A। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, हमने पिछली बार पढ़ा। अब जो राशि आई है L बाय ए को सेल स्थिरांक, एक नई चीज आ गई आपके पास, सेल स्थिरांक, जिसे G स्टार से निरूपित किया जा सकता है। तो G स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, सेल स्थिरांक L अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर जो राशि आई है L अपॉन ए को सेल स्थिरांक कहा जाता है, जिसे G स्टार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब G स्टार है, आगे तो आपको कुछ दिया हुआ है, आप प्लीज आराम से पढ़ लेना इसको। ठीक है, ये फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आ गया, G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन ए। L अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, R। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम निकाल तो सकते थे, पर चालकता सेल अपने को लेना है, तो आप चालकता सेल आपने यहाँ ले लिया है। इस तरीके से विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के मापन का एक व्यवस्था की गई है। तो आपके पास फाइनली इस तरीके से आप करके, व्हीटस्टोन थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है, आप आई होप आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सब पढ़ लेना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आखिरी में आपको डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज याद करना है। ये एक फॉर्मूला आप यहाँ पर याद कर लेना, जो कि है पेज नंबर 45 पे, कप्पा इज इक्वल टू सेल स्थिरांक अपॉन R, यानी कि G स्टार अपॉन R। ठीक है, एक चीज आती विभव प्रवणता, ये आप पढ़ लेना। और अब देखिए मोलर चालकता, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आ रही है, मोलर चालकता, इसको जरूर आप यहाँ पर नोट कर लेना। मोलर चालकता या आपके पास अणु चालकता क्या है, कि अगर आप 1 मोल विलयन ले लेंगे, विलयन के 1 मोल में जो भी चालकता उपस्थित होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा
एक ग्रीक शब्द लेमडा और मोलरता, यानी ग्रीक शब्द है आपके पास लेमडा और मोलर के लिए एम लगाएंगे, तो लेमडा एम इज इक्वल टू क्या है, के अपॉन सी। ठीक है, तो मोलर चालकता का सूत्र प्लीज आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इस समीकरण में के को साइमन्स मीटर इनवर्स में, सांद्रता को मोल मीटर क्यूब इनवर्स में करते हैं, और इस तरीके से आपका जो मोलर चालकता है यानी कि लैम्डा एम है वो हो जाएगा एस एम की पावर 2 पर मोल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, नोट डाउन इट। ठीक है, ये बस। ठीक है, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन दिए, तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आते आते वही चीजें आपकी कंडक्टेंस है, एक दो में कंडक्टेंस के क्वेश्चन और कोलराउश लॉ रह रहा है आपका, कोलराउश का नियम, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, कोलराउश नियम। ठीक है, सांद्रता के साथ चालकता में, मोलर चालकता में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। पर अभी आप मोलर चालकता तक पढ़ लेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड विद द केमिक डॉक्टर बेला एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है आपकी, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।